सभी को नमस्कार। आज हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। खेलों में डिजीज भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। डिजीज से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार डिजीज के जीवाणु हैं, उनके लक्षण हैं और उनके कारक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आज हम डिजीज रोग का अध्ययन करेंगे। जो सामान्य रोग हमें दैनिक जीवन में जिनका सामना करना पड़ता है, उनसे संबंधित विशेष जो बातें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि डिजीज रोग होता क्या है। रोग शरीर की असामान्य अवस्था होती है। सामान्य अवस्था में शरीर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, मतलब शरीर की असामान्य अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में असहज होता है और अनकंफर्टेबल असहज महसूस करता है। ठीक है, तो शरीर की असामान्य अवस्था, सीधी सी बात है, शरीर सामान्य अवस्था में नहीं रहता। शरीर की असामान्य अवस्था, ठीक है, शरीर की असामान्य अवस्था, दैनिक कार्य करने में असक्षम, दैनिक कार्यों में असक्षम, ठीक है, और असहज महसूस करना, असहजता, ये सभी रोग के लक्षण हैं। इन अवस्थाओं में हम ये देखेंगे कि शरीर है वो सामान्य नहीं है, जिसमें हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो निश्चित रूप से आदमी किसी न किसी परेशानी, बीमारी से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। रोगों के प्रकार के बारे में अगर हम देखें कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे परीक्षा के अध्ययन की दृष्टि से हम देखेंगे कि रोगों के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं। दो कौन से प्रकार है भाई? तो पहला प्रकार तो ऐसे रोग जो क्या है, जन्मजात हैं, जन्म के साथ ही व्यक्ति में क्या पाए जाते हैं, और दूसरे जो ग्रहण किए जाते हैं, अधिग्रहित है। ठीक है, दूसरे अधिग्रहित है, जो जन्म के बाद किसी कारण से शरीर में क्या हुए, पैदा हुए। तो ये मुख्य रूप से हमें जो कारण या जो प्रकार रोगों के देखने को मिलते हैं, वो ये दो प्रकार होते हैं। जन्मजात रोग होते हैं, ये स्थायी रोग होते हैं। ठीक है, इनमें जो सुधार है वो क्या है, बहुत कम सुधार की संभावना होती है। ठीक है, दूसरी बात, जन्मजात रोग होते हैं ये मुख्य रूप से आनुवांशिकी होते हैं। आनुवांशिकी होते हैं क्योंकि इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, संचरण होता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इन जो जन्मजात रोग है इनका क्या होता रहता है, संचरण होता रहता है। जो अधिग्रहित रोग है वो जन्म के पश्चात होते हैं, और ये अधिग्रहित रोग है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, और दूसरे असंक्रामक रोग होते हैं। नाम से सीधा सा जाहिर हो रहा है, संक्रामक रोग है वो एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जिनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। ठीक है, इनका संचरण विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि के माध्यम से होता है। ठीक है, इनका जो संक्रामक रोग है इनका संचरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और जो असंक्रामक रोग है ये ऐसे रोग होते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, बल्कि शरीर के अंदर ही किसी प्रकार की क्षति की वजह से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम सही नहीं है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही नहीं है, चयापचय प्रक्रिया सही नहीं है, या कोई चोट लग गई है, या कोई और परेशानी होने की वजह से ये रोग है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये असंक्रामक रोग है। आज की क्लास के अंदर हम संक्रामक रोगों का अध्ययन करेंगे कि संक्रामक रोग होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, किस प्रकार के वो डिजीज होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग है वो जीवाणु से होते हैं, विषाणुओं से भी होते हैं, वायरस के द्वारा भी फैलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा माध्यम से भी संक्रामक रोग फैलते हैं, और कवक जो फंगी टाइप के डिजीज होती है वो भी संक्रामक होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं, जिनका संचरण होता है। ठीक है, तो आज हम संक्रामक रोगों की कड़ी में सबसे पहले अध्ययन करेंगे न्यूमोनिया का। एक नंबर पे बात कर रहे हैं हम न्यूमोनिया। आपने देखा होगा कि न्यूमोनिया आम बीमारी है, लगभग सर्दी के मौसम में
हर बच्चे को एक बार निमोनिया से आपने ग्रसित होते हुए अपने घर परिवार आस पड़ोस में देखा होगा। छोटे बच्चों में ये ज्यादातर होता है, होने को तो बड़े व्यक्ति या बालकों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसकी चपेट में छोटे बच्चे आते हैं, क्योंकि उनके लंग्स होते हैं वो इतने ज्यादा मजबूत और सक्रिय नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जल्दी उनकी चपेट में आ जाते हैं। संक्रामक रोग का जीवाणु की अगर हम बात करें कि संक्रामक रोग का जीवाणु क्या होता है, ठीक है, जो निमोनिया रोग होता है इसके जीवाणु की अगर हम बात करें कि इसका जीवाणु क्या होता है, तो इसके जीवाणु का नाम होता है डिप्लोकॉक्स न्यूमोनी। निश्चित रूप से बहुत सिंपल है, लेकिन याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कई सारी डिजीज है, तो उनको याद रखने में हमें कहीं ना कहीं भूल हो जाती है, या फिर हम एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि एग्जाम रूम में हम कभी कभी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन होता है कि न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम बताओ, तो हम भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रभावित तंत्र है, हमारे शरीर में कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और भी कई स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारा तंत्र है। लेकिन जो न्यूमोनिया है वो कौन से जो तंत्र है उसको प्रभावित करता है, तो मैं बता दूं न्यूमोनिया है वो किसको, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इससे क्या है, इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से उसमें परेशानी दिक्कत होती है। अच्छा, पर्टिकुलर अंग की बात करें, ठीक है ना, कि पर्टिकुलर अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो प्रभावित अंगों में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कौन सा होगा, फेफड़े। न्यूमोनिया से हमारे फेफड़े, बच्चों के जो फेफड़े वो प्रभावित हो जाते हैं, उनके अंदर संक्रमण हो जाता है, जल भर जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से उनमें फ्लेक्शन, संकुचन या फिर और कई प्रकार की जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है वो नहीं हो पाती है, जो बच्चे को बहुत परेशानी होती है। तो लक्षणों की बात करेंगे हम, फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। और न्यूमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें, लक्षण इसमें पहला लक्षण है, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन। ओके, दूसरा, फेफड़ों में पानी भरने जैसी समस्या भी हो सकती है, फेफड़ों में जल भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, फेफड़ों में सूजन भी आ जाती है ना, सूजन आने की भी दिक्कत हो सकती है। बच्चे को या संक्रमित व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है, श्वास लेने में परेशानी। ठीक है, तो ये मुख्य इसके क्या है, जो लक्षण है वो ये होते हैं। थोड़ा बहुत हल्का बुखार भी, फीवर भी आ जाता है, और जुकाम भी लग जाता है, खांसी जुकाम भी हो जाता है, इसमें जुकाम यानी सर्दी लग जाती है। ठीक है, ये लक्षण है। निश्चित तौर पे इन लक्षणों के आधार पे अनुमान लगा सकते हैं हम कि हो सकता है बच्चे को न्यूमोनिया हो गया। समझ में आ गई बात। अब हम बात करें इसके लिए कारक, कि इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है, तो निश्चित रूप से ये संक्रमित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के द्वारा, छींकने के द्वारा, ठीक है, श्वास के द्वारा इसका संक्रमण होता है। तो हवा है इसका, वो क्या होता है, मुख्य कारक होता है, अर्थात हवा के माध्यम में इसका क्या होता है, संचरण होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे। ये जो न्यूमोनिया से संबंधित हमारे लिए जो बेसिक और महत्वपूर्ण जो आंकड़े थे वो क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं कि निश्चित तौर पे इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके जीवाणु का नाम पूछा जा सकता है, इसके लक्षण पूछे जा सकते हैं, जो प्रभावित होने वाला जो तंत्र और अंग है वो पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम 2 नंबर पे बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड को मोती जरा भी कहा जाता है। ठीक है, टाइफाइड की बात करेंगे हम कि टाइफाइड का जीवाणु क्या होता है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसको फैलाने के लिए जो माध्यम, जो कारक जो काम करता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम टाइफाइड के जीवाणु की बात करेंगे कि टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो टाइफाइड के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी होता है उसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ठीक है, ये जीवाणु इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है, इस रोग के लिए, डिजीज के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके लिए जो प्रभावित अंग है
प्रभावित अंग, प्रभावित अंग इसमें आंत होती है, जो आंतें होती हैं वो इससे क्या हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से आंतों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पाचन तंत्र, अगर तंत्र की बात करें तो अगर आंत प्रभावित हो गई तो निश्चित तौर पे पाचन तंत्र है वो हमारा क्या हो गया, प्रभावित हो गया। आगे बात समझ में। अगर टाइफाइड के लक्षणों की बात करें हम कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षणों में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी आंत में दिक्कत होने के कारण, आंत में इन्फेक्शन होने के कारण, और जो साल्मोनेला टाइफी है जो व्यक्ति के आंत को क्या करता है, टारगेट करता है, तो आंत के अंदर छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कई परेशानियां आती है। क्योंकि अगर व्यक्ति का पाचन खराब हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसका सब कुछ पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, तो आंतों में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, व्यक्ति वजन घट जाता है। कमजोर हो जाता है। ठीक है। हल्का बुखार वगैरह ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो टाइफाइड है इसमें आंतों में बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो ये इसके मुख्य लक्षण होंगे। और इसके लिए जो कारक उत्तरदायी है, कारक इसमें भोजन व जल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूषित भोजन व जल का अगर सेवन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको टाइफाइड जैसी परेशानी, दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 डिजीज की, टिटनेस। टिटनेस। ठीक है। टिटनेस की हम बात करें, सबसे पहले हम टिटनेस के जीवाणु की बात करें कि टिटनेस के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा होता है। जीवाणु है, इसमें जीवाणु है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम का एक जीवाणु होता है, वो इस रोग के लिए, इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है। निश्चित रूप से टिटनेस भी बहुत डेंजरस, खतरनाक बीमारी होती है। इसका ध्यान नहीं देना, एक छोटी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना हो सकती है। टिटनेस में जो प्रभावित तंत्र है, ठीक है, प्रभावित तंत्र हमारे शरीर के कौन से तंत्र को टिटनेस है का जीवाणु है वो प्रभावित करता है, तो जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, जो तंत्रिका तंत्र है उसको, जो मेन जड़ मान लो आप पूरे सिस्टम की, उसको क्या करता है, ये टारगेट करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है। और प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग में इसमें पूरा शरीर ही होता है, पूरा शरीर, पूरे शरीर में क्या हो जाती है, जकड़ हो जाती है, जकड़न हो जाती है। ठीक है ना। तो पूरा शरीर, क्योंकि निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका मांसपेशियां हैं वो पूरे शरीर में पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम कई प्रकार के जो काम है, वो संवेग है वो ले सकते हैं, और जो महसूस करते हैं वो सारी चीजें तंत्रिका के माध्यम से होती है, तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। तो जब तंत्रिका कोशिकाएं ही अगर जब इफेक्टिव हो जाएगी, जब इफेक्टेड हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, तो निश्चित रूप से पूरा शरीर प्रभावित होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसके अंदर पूरे शरीर को ये टारगेट करता है। लक्षणों की अगर हम बात करें कि इसके लक्षण क्या है, तो शरीर में क्या हो जाती है, जकड़न हो जाती है पूरे शरीर में, पहली बात तो शरीर जकड़ जाता है। ठीक है। दूसरा बात, पसीना आता है, रोगी को पसीना आता है। ठीक है। शरीर में झटके महसूस होते हैं, रोगी को बेहोश हो जाता है। ठीक है ना। बेहोश हो जाता है। और जो रक्तदाब है उच्च हो जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हमें ऐसी बीमारियों से सावधानी बरतनी है, और समय समय से इनसे संबंधित जो इंजेक्शन है टिटनेस से संबंधित वो लेते रहने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो 5 से 10 दिन से लेकर कई वर्षों तक वापस इसका क्या हो सकता है, शरीर के अंदर चेतना हो सकती है, कभी भी ये शरीर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें इनसे सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, 3 डिजीज का ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है वो बाकी की क्लासों में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।